हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट यूजफुल टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे यदि किसी व्यक्ति को एंजाइनल पेन हो रहा है यानी हार्ट रिलेटेड दर्द हो रहा है नलियों के ब्लॉकेजेस की वजह से, तो क्या क्या इंटरवेंशनल थेरेपीज उनको दी जा सकती, कौन कौन से तरह के इंटरवेंशंस उनके लिए अवेलेबल है यदि किसी को नली का ब्लॉकेज हो रहा है। तो हमने ऑलरेडी डिटेल वीडियो किया है जहाँ पे हमने बात करी है कि जहाँ इंटरवेंशन पॉसिबल नहीं है वहाँ कौन कौन सी दवाओं से उनको दर्द को कम कर सकते हैं। सेकेंडली, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से हम कैसे दर्द को कम कर सकते हैं, वो भी हमने वीडियो किया है। आज हम बात करेंगे स्पेसिफिकली कौन कौन सी टेक्निक्स अवेलेबल है या कौन कौन सी सर्जरीज अवेलेबल है जिससे हम हृदय की नलियों के ब्लॉकेजेस का ट्रीटमेंट कर सकते हैं और ये किस तरह से वर्क करते हैं, इनके प्लसेस माइनसेस क्या हैं और कहाँ इनको यूज़ करना चाहिए। टॉपिक के डिटेल में जाने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें इंस्पायर और मोटिवेट करें। सबसे पहले तो देखिए, अगर किसी को कोई ब्लॉकेज है तो उसको एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं। एंजियोप्लास्टी के लिए एसेंशियल क्राइटेरिया है कि ब्लॉकेज 70% से ज़्यादा होना चाहिए। एंजियोप्लास्टी का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर किसी को ब्लॉकेज है तो उस कचरे को हम एक तरह से साइड में क्रश कर देते हैं। स्टेंट बेसिकली या बलून जो है नली के अंदर हम ले जाके वहाँ हाई प्रेशर पे फुलाते हैं तो सारा कचरा एक तरह से साइड में हो जाता है, क्रश हो जाता है। जब अगर हम सिर्फ बलून फुलाते हैं तो काफ़ी चांसेस है कि जब हम बलून हटा देंगे तो कचरा वापस अंदर की तरफ आ जाएगा। तो ये ना हो इसके लिए वहाँ पे एक जाली या स्टेंट बिठा देते हैं जिसकी वजह से वो कचरा नली के अंदर वापस नहीं आता और ब्लड को बहने के लिए जगह मिल जाती है। 70% ब्लॉकेज का बेसिकली मतलब ये है कि नली का 70% एरिया ब्लॉकेज ने ऑक्यूपाई कर रखा है जिसकी वजह से ब्लड को फ्लो करने के लिए खाली 30% ही जगह मिल रही है। 80% ब्लॉकेज का मतलब है कि सिर्फ 20% जगह मिल रही है, 90% में खाली 10% मिल रही है। तो अगर ब्लॉकेज का परसेंटेज बढ़ते जाएगा तो लोगों को नलियों में ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा, नलियों के अंदर से ब्लड फ्लो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो इस तरह के केसेस में आपको एंजियोप्लास्टी करने से वो ब्लॉकेज जो 80-90% है वो कम होकर एक तरह से सीधा 0% हो जाता है जिसकी वजह से नलियों में नॉर्मल फ्लो चालू हो जाता है, लोगों को दर्द कम हो जाता है और सिम्टम्स में लोगों को सिग्निफिकेंट रिलीफ मिलता है। अगर मल्टीपल ब्लॉकेजेस है तो मल्टीपल स्टेंट्स कर सकते हैं, पर इसमें रूल ये होता है कि जो बड़ी नलियां हैं उसको आप स्टेंट करो, छोटी नलियों को छोड़ दो। छोटी नलियां या छोटे ब्रांचेज है जिससे ज़्यादा एरिया सप्लाई नहीं होता है उसमें ज़्यादातर पेशेंट को दर्द भी ज़्यादा नहीं होगा, तकलीफ भी ज़्यादा नहीं होगी, तो वैसे ब्लॉकेजेस को आप छोड़ सकते हैं अपने हाल पे, उनको बिना ट्रीटमेंट किए भी काम चलाया जा सकता है। लेकिन यदि अगर ब्लॉकेज किसी का बहुत ज़्यादा है और बड़ी नली में है और ट्रीटमेंट दवा गोली के बावजूद भी पेशेंट को राहत नहीं मिल रही है तो कई बार मीडियम साइज़ की नली को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। मान के चलिए कि 2.25 या 2.5 मिलीमीटर से ज़्यादा बड़ी अगर नली है उसमें अगर 80-90% ब्लॉकेज है तो स्टेंट करना चाहिए। और खासकर अगर नली जहाँ चालू हो रही है जिसे प्रॉक्सिमल पार्ट बोलते हैं वहाँ पे अगर ब्लॉकेज है तो ट्रीट करना चाहिए। छोटी मोटी नली के ब्लॉकेजेस में आप उसको छोड़ सकते हैं। स्टेंट के क्राइटेरियाज और एंजियोप्लास्टी कब करनी चाहिए उस पर हमने ऑलरेडी डिटेल वीडियो किया, तो आप हमारे वो चैनल पे अलग से देख सकते हैं, उसके ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट है बाईपास सर्जरी। बाईपास सर्जरी बेसिकली वहाँ प्रेफर करते हैं जहाँ मल्टीपल ब्लॉकेजेस हो और एंजियोप्लास्टी के लिए फीजिबल ना हो। वहाँ पे हम क्या करते हैं कि बाहर से यानी मेजर जो नली है एओर्टा उससे एक आर्टिफिशियल चैनल क्रिएट करते हैं। बॉडी के अंदर से कोई नली लेते हैं, चाहे इंटरनल मेमोरी आर्टरी या हाथ की रेडियल आर्टरी या पाँव की वीनस ग्राफ्ट्स, इनमें से कोई एक चैनल लेते हैं और वो एओर्टा से कनेक्ट कर देते हैं और उसको नली के जहाँ ब्लॉकेज है उसके डिस्टल पार्ट में या नली जहाँ आगे की तरफ बढ़ती है वहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। तो इसका बेसिकली पर्पज़ ये होता है कि अगर कोई ब्लॉकेज है तो उसको ब्लॉकेज को एक तरह से बाईपास कर देते हैं कि ब्लॉकेज के थ्रू ब्लड नहीं जाता, सीधा ब्लड डायरेक्टली उसके ब्लॉकेज की दूसरी तरफ पे पहुंच जाता है जिसकी वजह से पेशेंट का दर्द कम हो जाता है। मल्टीपल ब्लॉकेजेज है तो मल्टीपल ग्राफ्स लगाने पड़ते हैं, 5-6 ब्लॉकेजेज है तो हर एक ब्लॉकेज के दूसरी तरफ पे आपको ग्राफ लगाना होता है। ये वैसे ही काम करता है जैसे अगर रोड पे किसी को कोई ट्रैफिक की वजह से अगर कोई एरिया में कंजेशन है तो आप बाईपास रोड क्रिएट कर देते हो जिसमें ट्रैफिक सिटी के अंदर ना जाके बाईपास में बाहर से बाहर निकल जाता है। तो नली का उसी तरह से होता है कि जहाँ ब्लॉकेज है वहाँ ब्लड वहाँ से ना जाके दूसरे साइड बाई साइड तरीके से दूसरी नली से ब्लड निकल जाता है। तो पेशेंट को डिस्टल एरिया जहाँ मसल्स है वहाँ पे डायरेक्टली ब्लड पहुँच जाता है और ब्लॉकेज के थ्रू ब्लड को नहीं जाना पड़ता है। तो ये बाईपास का कॉन्सेप्ट है। बाईपास और एंजियोप्लास्टी में क्या डिफरेंस है और कब क्या प्रीफर करते हैं उसका हमने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो किया जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है EECP थेरेपी यानी एनहांस्ड एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन थेरेपी। ये बेसिकली ऐसा थेरेपी है जिसमें पाँव की नली में हाई प्रेशर कफ्स बांध देते हैं जो कि बार बार इन्फ्लेट और डिफ्लेट होते हैं, कम ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से एक हाई प्रेशर में ब्लड हार्ट की सर्कुलेशन की तरफ पुश होता है। बेसिकली ये थेरेपी का बहुत ज़्यादा साइंटिफिक एविडेंस नहीं है और जो भी ट्रायल्स अवेलेबल है वो काफ़ी छोटे ट्रायल्स है। तो ये थेरेपी को ज़्यादातर जो एसएफडीए ने अप्रूव किया है वो इसलिए किया है कि जहाँ पे भी किसी पेशेंट को अगर
रेगुलर थेरेपी या एंजियोप्लास्टी बाईपास से पेन रिलीफ नहीं मिल रहा है या पेशेंट एंजियोप्लास्टी बाईपास के लिए सूटेबल नहीं है, वहाँ पे आप उसको ईसीपी थेरेपी करके थोड़े दिन तक पेन रिलीफ दे सकते हैं, पर ज़्यादातर इससे मिलने वाला पेन रिलीफ 2-4 महीने 6 महीने से ज़्यादा नहीं चलता है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा मतलब नहीं है। ज़्यादातर ईसीपी कराना मेरे हिसाब से तो एक तरह से वेस्ट ऑफ मनी ही है, लेकिन अगर आप कराना चाहते हो, पैसे को बर्बाद करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई मना ही नहीं है। यूएसएफडी अप्रूव टेक्निक है, लेकिन सिर्फ पैलेटिव केयर के लिए जहाँ एंजियोप्लास्टी बाईपास फीजिबल नहीं है। एंजियोप्लास्टी और बाईपास के बदले जो नेचुरल बाईपास के हिसाब से लोग उसको प्रमोट करते हैं वो कम्प्लीटली गलत है और मेरे हिसाब से वो कम्प्लीटली फ्रॉडुलेंट है। इसके अलावा ट्रांस मायोकार्डियल लेजर रिवैस्कुलराइजेशन टेक्निक आती है, TMR बोलते हैं। ये बेसिकली लेजर टेक्निक को यूज़ करके छोटे छोटे कोलैटरल्स किए जाते हैं, माइक्रो कोलैटरल्स क्रिएट किए जाते हैं, जिससे ब्लड फ्लो डायरेक्टली हार्ट से होता है और ऑक्सीजन डिप्राइव्ड एरियाज में ब्लड सप्लाई मिलता है। बेसिकली ये बहुत बड़ी कोई टेक्निक नहीं है और बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स के लिए कोई बड़ी स्टडीज़ नहीं है। कॉस्ट के हिसाब से बहुत ज़्यादा इसमें इफेक्टिवनेस देखा नहीं गया है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं करते। फिर भी ये है कि ये टेक्निक अवेलेबल है, आप यूज़ करना चाहें, थोड़ी कॉस्टली टेक्निक ज़रूर है, आप इसको यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। ये टेक्निक का भी कुछ बेनिफिट आपको मिल सकता है, पेन कुछ हद तक कम हो सकता है, लेकिन नेचुरल ब्लॉकेजेस निकल जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे वैसा यूजली नहीं होता है। नेक्स्ट है स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेशन टेक्निक। इसमें क्या होता है कि स्पाइनल कॉर्ड में एक इलेक्ट्रोड लगा दिया जाता है जो हार्ट से आने वाले एंजाइना के सिग्नल्स के साथ इंटरफेयर करता है और ब्रेन के पास मैसेज नहीं पहुंच पाता। तो ये बेसिकली थोड़ा सा इन्वेजिव प्रोसीजर है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड में एक नीडल डाल के इलेक्ट्रोड लगा देते हैं और उससे एंजाइना के सिग्नल्स को स्टॉप कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, तो ब्रेन के पास पेन का मैसेज नहीं जाता। ये उन पेशेंट में सूटेबल है जहाँ एंजियोप्लास्टी बाईपास बिल्कुल फीजिबल नहीं है और पेशेंट को बार बार पेन हो रहा है, बर्दाश्त करने से बाहर पेन हो रहा है, दवाइयों से बिल्कुल मैनेज नहीं हो पा रहा, तो वहाँ पे आप इस टेक्निक को ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को मान लीजिए वैल के प्रॉब्लम की वजह से एंजाइना हो रहा है तो आप वैल को चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए एओर्टिक स्टेनोसिस से एंजाइना हो रहा है तो एओर्टिक वैल को चेंज कर सकते हैं, चाहे सर्जिकली चाहे परक्यूटेनियसली, बगैर सर्जरी वाले उसमें चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर माइट्रल वैल में लीकेज की वजह से माइट्रल रिगर्गिटेशन हो रहा है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो रही है, तो वहाँ पे आप माइट्रल वैल को भी सर्जिकली चेंज कर सकते हो या उसको परक्यूटेनियसली भी बगैर सर्जरी भी चेंज कर सकते हो। तो ये सारी टेक्निक्स अवेलेबल है। इसके अलावा किसी को अगर माइक्रोवैस्कुलर डिस्फंक्शन या बहुत छोटी नलियों की वजह से अगर पेन हो रहा हो, उसको माइक्रोवैस्कुलर एंजाइना बोलते हैं, तो वहाँ पे पेन उसकी वजह से हो रहा है या नहीं वो असेस करने के लिए आप माइक्रोवैस्कुलर डायलेशन के इंजेक्शंस देते हो। उससे अगर पेन पेशेंट को रिप्रोड्यूस या रिलीव हो रहा है तो आप मान सकते हो कि उसका पेन माइक्रोवैस्कुलर एंजाइना की वजह से, तो बाद में उसको मैनेजमेंट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। हालांकि ऑब्वियसली हार्ट के अंदर कंटिन्यूस कैथेटर डालना और उससे दवा इंजेक्ट करना बहुत कम्बरसम है, पर अदरवाइज इसको डायग्नोसिस के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके अलावा लेजर एंजियोप्लास्टी, रोबोटिक एंजियोप्लास्टी, ये सब अलग अलग तरह की एंजियोप्लास्टीज है। रोटा अब्लेशन एंजियोप्लास्टी, सीटीओ एंजियोप्लास्टी, बाइफर्केशन एंजियोप्लास्टी, ये सब टेक्निक्स डिस्क्राइब्ड है, पर ये सब बेसिकली है तो बाइफर्केशन, मतलब है तो बेसिकली एंजियोप्लास्टी की अलग अलग टेक्निक्स जिसको अलग अलग तरह से अलग अलग केसेस में यूज़ करते हैं सिर्फ एंजियोप्लास्टी को फैसिलिटेट करने के लिए। ये एंजियोप्लास्टी के बदले नहीं है। काफ़ी जगह पे लेज़र का लोग ऐसा बात करते हैं कि ब्लॉकेज को गलाने के लिए लेज़र यूज़ करो, स्टेंट नहीं करना पड़ेगा। तो लेज़र टेक्नोलॉजी के बारे में भी हमने डिटेल वीडियो किया हमारे चैनल पर, आप चाहे तो देख सकते हैं। बेसिकली ये स्टेंट के बदले नहीं है, स्टेंट के सहायता करने के लिए है कि अगर बाई चांस नली में इतना कैल्शियम और स्टेंट नहीं आप लगा पा रहे हो तो वहाँ पे आप मदद करने के लिए लेज़र गाइडेड वहाँ पे प्रोसीजर कर सकते हो, जिससे कि वो जगह क्रिएट कर देता है हार्ड कैल्सिफाइड ब्लॉकेज में और वहाँ पे आप स्टेंट कर सकते हो। बेसिकली रोटा अब्लेशन जैसे वर्क करता है। रोटा अब्लेशन में वहाँ पे आप ड्रिल करके जगह बनाते हो, वहाँ पे स्टेंट करते हो। तो ये बेसिकली एंजियोप्लास्टी की ही टेक्निक से, कोई अलग से टेक्निक नहीं है। एंजियोप्लास्टी की ही मदद करने के लिए कुछ इंटरवेंशनल प्रोसीजर्स बनाए गए हैं। आज के टॉपिक में हमने बात करी कुछ इंटरवेंशनल प्रोसीजर्स जो कर सकते हैं अगर किसी व्यक्ति को एंजाइना पेन हो रहा है, हार्ट रिलेटेड पेन हो रहा है और दवाओं के अलावा अगर आपको कुछ कर रहा है तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। इसमें मेनली सबसे ज़्यादा साइंटिफिकली अप्रूव्ड एंजियोप्लास्टी और बाईपास ही है। बाकी सब थेरेपीज अगर ये वर्क ना करे या पेशेंट को उससे रिलीफ ना हो या पेशेंट उसके लिए कैंडिडेट ना हो तो आपको यूज़ करना चाहिए, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। तो आज के टॉपिक में हमने इंटरवेंशनल प्रोसीजर्स के बारे में बात की जो एंजाइना मैनेजमेंट में यूज़ होता है। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँच सके, उनका बेनिफिट हो सके। हार्ट का पेन कैसा होता है, उसका मैनेजमेंट कैसा होता है और उसकी स्ट्रैटेजीज कैसे होती है और पेन को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से और दवाइयों से कैसे मैनेज करते हैं, ये स्पेसिफिक हमने अलग वीडियोस किए।
इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में छोड़ दे रहा हूँ, आप उसे डेफिनेटली चेकआउट करिए। खासकर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और मेडिसिन वाला जो वीडियोज़ है, इनका लिंक मैं आई बटन में भी छोड़ दे रहा हूँ, आप उसे डेफिनेटली चेकआउट करेंगे तो आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा, जिससे आप हार्ट के पेन को कुछ हद तक कम कर सकते हैं।